subscribe to my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर उसामा शहाब और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उसामा शहाब मलिक। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एक सेकंड ईयर का सेकंड टॉपिक है इस यूनिट का, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद कंसेक्टिव टॉपिक है। ये पंजाब बुक बोर्ड में भी इसको बहुत ज़्यादा एज ए लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर किया जा चुका है बहुत दफ़ा, और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ये केपीके, सिंध बोर्ड और बहुत सारे बोर्ड में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ये आ चुका है। तो आइए हम इसको देखते हैं। अगर इसका नाम सुनते हैं तो हमें थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, लेकिन आज के लेक्चर के बाद आपके लिए ये बहुत ही आसान होने वाला है। तो आपने ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। सबसे पहले हम लोगों ने टॉपिक का नेम, जो आपके स्क्रीन पे शो हो चुका होगा, कंटेंट इफेक्ट देखना है, और आपको स्क्रीन में ग्रेजुअली साथ साथ जो चीजें इससे रिलेटेड क्लिप्स होते हैं वो नजर आते जाएंगे, जिसको देख के आपने इसको समझना होगा। सबसे पहले मेरे पास है कंटेंट इफेक्ट होता क्या है। ये ऐसा फिनोमेना है कि जिसमें एक एक्सरे आके स्ट्राइक करती है टारगेट के साथ, या एक इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करती है। मैं आपके लिए सिंपल कर देता हूं कि ये एक्सरे आके एक इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करती है, और आफ्टर स्ट्राइकिंग ये अपनी इसकी जो वेव लेंथ होती है वो चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है। वेव लेंथ बढ़ने का मतलब क्या है कि इसकी एनर्जी कम हो जाती है। जैसे एक एक्सरे आगे इसने स्ट्राइक किया इस इलेक्ट्रॉन के साथ, इसने अपनी कुछ एनर्जी और कुछ मोमेंटम जो होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन से क्या हो गया कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये यहां से नीचे रिकॉइल हो गया, और साथ में इसकी वेवलेंथ जो एक्सरे आ रही थी उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी कुछ एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी है, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी है, कुछ मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया है। सो दैट्स व्हाई अभी जो हमारे पास फोटोन, नया फोटोन होगा। अच्छा, आपने एक बात समझनी है, एक्सरे बेसिकली फोटोन होता है, और फोटोन एक पार्टिकल है। तो ये इस तरीके से स्ट्राइक करेंगे, इस तरीके से स्कैटर करेंगे कि जैसे दो बॉल आपस में आके स्ट्राइक करते हैं। अब दो बॉल आपस में आके टकराते हैं, ये स्नोकर के अंदर दो बॉल जैसे आपस में आके टकराते हैं, तो एक बॉल जो होता है वो दूसरे बॉल जो रेस्ट पर होता है उसको कुछ मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिसके ट्रांसफर करने के बाद वो उसके साथ मूव करना स्टार्ट कर देता है। यहां पे भी क्या हुआ कि एक एक्सरे आई जिसकी वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा थी, और जब वो स्कैटर्ड हुई इलेक्ट्रॉन के साथ तो इसकी वेवलेंथ चेंज हो गई, जो लैम्डा से लैम्डा प्राइम हो गई। और लैम्डा प्राइम क्यों हुई, इसकी वेवलेंथ क्यों चेंज हुई, क्योंकि इसकी एनर्जी चेंज हुई। और एनर्जी कहां गई इसकी, इसने अपनी कुछ एनर्जी और मोमेंटम जो था वो इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया, और जो कि रिकॉइल होकर यहां पे बाहर आ चुका है। ओके, तो अभी अगर इसको हम पढ़ते हैं, द फिनोमेना ऑफ द इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे आफ्टर कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हुई एक्सरे, उसकी जो वेवलेंथ के अंदर इंक्रीज आया है, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। A beam of X-ray having wavelength lambda is directed toward target of graphite. ग्रेफाइट का टारगेट था, मैंने आपके लिए इजी कर दिया, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक की। The scattered beam have wavelength of lambda slightly larger than incident beam. अब जो बीम यहां से निकलती है, यानी कि एक्सरे आफ्टर स्ट्राइकिंग किसमें चेंज हो गई, लैम्डा कन्वर्ट हो गया लैम्डा प्राइम के अंदर, यानी उसकी वेवलेंथ पहले से बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, slightly longer than the incident beam. The change in wavelength delta lambda between incident and scattered beam is called Compton shift. अच्छा, अब देखो ये जो वेवलेंथ के अंदर चेंज आया, यानी कि पहले वेवलेंथ जो लैम्डा थी वो लैम्डा से लैम्डा प्राइम में चली गई, तो इसके अंदर चेंज आया है। ये जो चेंज आया है इसको बोलते हैं डेल्टा लैम्डा, और इसका स्पेसिफिक नाम क्या होगा, कॉम्पटन शिफ्ट। क्या हुआ, दोबारा से जस्ट मैं आपको एक और थ्रू देने लगा हूं ओवरव्यू के। एक हमारे पास एक्सरे आई, उसने स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन के साथ, स्ट्राइकिंग के बाद उसकी वेवलेंथ बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि उसने कुछ एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया इस इलेक्ट्रॉन को जो कि रेस्ट पे था।
और वो जो चेंज इन वेवलेंथ हुआ यानी कि लैम्डा डेल्टा लैम्डा जो है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, कॉम्पटन शिफ्ट बोल रहे हैं। कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा वेरीज विद एंगल एट विच एक्स रेज स्कैटर्ड। अब ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो हम लोग आगे प्रूफ भी करेंगे। बेसिकली ये डिपेंड कर रही होती है एंगल पर, स्कैटरिंग एंगल पर। जो स्कैटर्ड एंगल होगा ये कॉम्पटन शिफ्ट जो है उस पर डिपेंड कर रही होती है। स्कैटर्ड बीम हैव इंटेंसिटी पीक एट टू वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा प्राइम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कैन नॉट, यानी क्लासिकल फिजिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्लासिकल फिजिक्स इस रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। एक्सरे कॉन्सिस्ट, अच्छा अब आइंस्टाइन क्या कहते हैं, अब इसको आइंस्टाइन ने बैकअप किया और आइंस्टाइन ने बैकअप करने के बाद इसको एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी। इसने प्लैंक्स की जो थ्योरी थी उसको मॉडिफाई करके उसकी हेल्प से आइंस्टाइन ने इस फिनोमेना को जस्टिफाई किया। कैसे, वो कहता है कि जो एक्सरे है ये फोटोन पे मुश्तमिल है, ये फोटोन से मिलके बनी है। और फोटोन क्या है, एक पार्टिकल है। X-ray consists of the photons and photon behave like a particle. X-ray photon has energy hf, momentum क्या होता है hf by c and speed क्या होती है c. Photon must conserve energy and momentum. अब जो कोई सा भी फिनोमेना होता है उसके अंदर हम लोग क्या चीज देख रहे होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी सेटिस्फाई होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अब यहां पे क्लासिकल फिजिक्स क्यों नहीं इसको एक्सप्लेन कर पाई। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि लाइट जो इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल करती है, बट यहां पे आइंस्टाइन ने कहा कि नो, जहां पे जो हमारे पास क्या चीज है, फोटोन है यानी कि एक्स रे है, वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल ट्रेवल कर रही थी। और जब उसने कोलाइड किया तो उसकी जो कोलिजन थी वो इस तरीके की सी जैसे दो लिटरल बॉल यानी कि दो बॉल आपस में टकराते हैं, तो इसकी कोलिजन ऐसी इस तरीके का स्कैटरिंग थी जैसे दो बॉल आपस में आके टकराए। एक बॉल यहां रेस्ट पे था, दूसरा बॉल उससे आकर टकराए, क्योंकि ये भी पार्टिकल है और ये भी पार्टिकल है। तो इसको हम लोग किसने एक्सप्लेन किया, फिर आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। अगर डेरिवेशन देखते हैं हम लोग कि ये कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सेटिस्फाई करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी बिफोर द कोलिजन, यानी कि फोटोन की एनर्जी क्या होती है, hf होती है। सबको पता है कि फोटोन की एनर्जी क्या होती है, hf होती है। आपने ये कहां पे पढ़ा था कि E इज इक्वल टू hf, ये प्लैंक्स की, हमारे पास प्लैंक्स की इक्वेशन है। और वो कहता है कि जो एनर्जी ऑफ द फोटोन होती है वो डिपेंड कर रही होती है फ्रीक्वेंसी पे। तो ये इक्वेशन किसकी है, प्लैंक्स की इक्वेशन है। और इसको हम लोगों ने यहां पे लिख दिया hf, यानी कि E, यहां पे मैं इसको अगर थोड़ा ऐसे लिखूं कि यहां पे एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिकॉइल हुआ प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन। और ये फोटोन कौन से वाला है, जो स्कैटर्ड होने के बाद वाला फोटोन है। ये फोटोन जो स्कैटर्ड होने के बाद वाला है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये फोटोन था, इसकी एनर्जी मैंने क्या लिख दी, hf इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी किसकी है, ये इलेक्ट्रॉन की है, और प्लस hf प्राइम। hf प्राइम अब क्या है, ये वही फोटोन है जो कि आफ्टर द स्कैटरिंग है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, hf प्राइम हो जाएगी। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। अब आपने देखना है कि मोमेंटम जो है अब वो दो डायरेक्शन में है, एक है अलोंग एक्स एक्सिस, एक है अलोंग वाई एक्सिस। तो हमने देखना है कि मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। क्योंकि अब देखें कि जो मोमेंटम होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि बॉडी मूव कर रही है एक्स एक्सिस पे भी, और अगर वो मूव कर रही है वाई एक्सिस पे भी, तो दोनों को हम लोग देखेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या आएगा, पहले होता है P यानी कि मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ रिकॉइलिंग, ये मोमेंटम ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है, और ये मेरे पास मोमेंटम किसका है, स्कैटर्ड फोटोन का, और ये मेरे पास जो इंसिडेंट फोटोन है उसका है। अगर मैं देता हूं मोमेंटम का फार्मूला, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू E बाय सी। E किसकी इक्वल होता है, hf बाय सी आ गया। और अगर हम लोग यहां पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो f बाय सी इज इक्वल टू, ये फार्मूला मेरे पास कहां से आया है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा से। और अगर मैं यहां से वैल्यू इसकी निकालता हूं तो मैं इसको सिंपली पुट कर सकता हूं, एफ की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, लेमडा। तो हम लोगों ने यहां पे इसकी वैल्यू यहां पे हम लोगों ने चेंज करके पुट कर दी है, जो कि इस इक्वेशन से हम लोगों ने पुट की है। ओके, अब स्टूडेंट्स देखते हैं, अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू एफ लेमडा।
तो स्पेसिफिकली हमने यहां से वैल्यू निकाली और F/c की जगह पे किसकी वैल्यू पुट कर दी है, लैम्डा हम लोगों ने लिख दिया। इस इक्वेशन से हम लोगों ने निकाल के लिखी है। अब मैं कहता हूं कि जो मोमेंटम है किसका, फोटोन का, वो होता है h/λ, ठीक है। अलोंग x एक्सिस है तो क्या आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग x एक्सिस एंड मोमेंटम ऑफ स्कैटरिंग फोटोन अलोंग x एक्सिस। क्योंकि पहले देखें ये जो हमारे पास फोटोन आ रहा था ये सिर्फ x एक्सिस पे आ रहा था। अब ये स्कैटर होने के बाद अब देखिए ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, तो ये अलोंग x एक्सिस भी मूव कर रहा है, अलोंग y एक्सिस भी मूव कर रहा है। तो इस फोटोन के लिए हम लोगों ने क्या लिखा कि ये h/λ ये वो फोटोन का मोमेंटम है जो कि स्कैटर्ड होने के बाद वाला है, लैम्डा प्राइम हम लोगों ने लिखा। और साथ में क्या गया cos थीटा, ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि अलोंग द, cos बताता है कि अलोंग द x एक्सिस। अगर हम लोग बात करते हैं अलोंग y एक्सिस की, अब अपन इस बात को समझना है। मैंने आपको बता चुका हूं कि पहले जो फोटोन आ रहा था वो सिर्फ x एक्सिस पे आ रहा था। देखिए ये स्ट्रेट आ रहा है, ये क्यों ऊपर नीचे, इसका जो y एक्सिस पे इसकी मूवमेंट है वो जीरो है, तो y एक्सिस पे इसका जो मोमेंटम क्या हो गया, वो y एक्सिस पे इसका मोमेंटम जीरो हो गया क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन से आ रहा था। x एक्सिस पे उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम क्या आ गया, p इलेक्ट्रॉन साइन फाई, और जो फोटोन आफ्टर स्कैटरिंग है मेरे पास क्या आ गया, लैम्डा प्राइम साइन थीटा। और ये कैसे आ गया, क्योंकि ये अलोंग द, अब देखो आफ्टर स्ट्राइकिंग अब ये y एक्सिस पे भी जा रहा है और x पे भी जा रहा है। पहले ये सिर्फ x पे आ रहा था, अब ये y पे भी जा रहा है और x पे भी जा रहा है। सो इसका जो मोमेंटम अलोंग y एक्सिस है वो मेरे पास यहां पे आ गया। अब मैं इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा और आप लोगों ने भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। आपने इसका पूरी डेरिवेशन नहीं करनी, वो बहुत ज्यादा लेंथी डेरिवेशन है। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि ये जो इसकी इक्वेशन नंबर 4 हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h/m0c 1 माइनस cos थीटा। ये मेरे पास रिलेशन आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग। और इसको सॉल्यूशन जो है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही लेंथी है, सो आप लोगों ने इसको कंप्लीटली सॉल्व नहीं करना है। जस्ट आप लोगों ने ऐसे ही 2, 3, 4 इस इक्वेशन का आप लोगों ने एड्रेसिंग करने के बाद लिखना है कि लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h/m0c 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए जो h/m0c है वो कहता है कि h/m0c इसकी वैल्यू, ये स्पेसिफिक वैल्यू, ये कांस्टेंट है, एच भी प्लैंक कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हमारे पास कांस्टेंट है, और मास जो ओरिजिनल हमारे पास होगा वो भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है। तो ये देखें ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू क्या लिख दी, ये फिक्स वैल्यू होती है 0.00243 नैनोमीटर, नॉन एज द कॉम्पटन वेव लेंथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पटन वेव लेंथ। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं तो लिख सकता हूं ना कि लैम्डा, इसको मैं डेल्टा लैम्डा पी लिख सकता हूं। तो अब मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा लैम्डा यानी कि लैम्डा बार माइनस लैम्डा h/m0c, h/m0c क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पटन वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ। अब वो कहता है इट शो दैट कॉम्पटन वेवलेंथ इज ओनली डिपेंड ऑन स्कैटरिंग एंगल। ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है स्कैटरिंग एंगल थीटा पे, इसके अलावा किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ना वो इंसिडेंट फोटोन पे डिपेंड कर रहा है, ना वो आने वाले फोटोन पे डिपेंड कर रहे हैं, दूसरी बात, और ना ही वो स्कैटरिंग मटेरियल पे डिपेंड कर रहे हैं, किस मटेरियल को हम लोगों ने यूज किया, नो, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है, वो स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड कर रहा है। क्या चीज हमारे पास जो, अब सिंपल इन वर्ड वी कैन से दैट, यहां भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कॉम्पटेंट शिफ्ट है यानी कि डेल्टा लैम्डा, यानी कि ये जो डेल्टा लैम्डा है ये जो सारा कांस्टेंट आ गया, ये जो कॉम्पटेंट शिफ्ट है ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है स्कैटरिंग एंगल पे, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। जो इस तरह हम लोगों ने एक पॉइंट लिखा था, जो डेल्टा लैम्डा होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, स्कैटरिंग एंगल पर। किस पे, स्कैटरिंग एंगल, जो कि थीटा, ये जो एंगल है इस पे डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा किसी चीज पे भी, ना वो मटेरियल की नेचर पे डिपेंड कर रहा है, ना वो इंसिडेंट फोटोन पे डिपेंड कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास आ रहा है कॉम्पटेंट इफेक्ट जो है, ये जिसे हम लोग बोल रहे हैं कॉम्पटेंट शिफ्ट डेल्टा लैम्डा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो आपका स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो इन सिंपल वर्ड, अगर हम लोग इसको सिंपल वर्ड में हम लोग बोलते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक, कोई भी फोटोन आके स्ट्राइक करता है एक इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट पे पड़ा हुआ है, उसके बाद क्या होगा कि उस फोटोन की, उस एक्सरे की वेवलेंथ बढ़ जाएगी। और बढ़ेगी क्यों, क्योंकि वो कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देगा किसको,
वो इलेक्ट्रॉन जो था उसको कुछ एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा, और जो चेंज इन वेवलेंथ आएगा यानी कि डेल्टा लैम्डा, उसको बोलेंगे कॉम्पटन शिफ्ट। और वो कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है स्कैटरिंग एंगल पर। और उसके बाद हम लोगों ने दो लॉ प्रूव किए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके अलावा इसमें कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। तो होप्स हो कि आप लोगों को इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पे मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।